गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवोकेट जनरल के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा एक हम लोग का पोस्ट भी आता है जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 है। कौन सा आर्टिकल है? 76, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि अधिकारी होता है, यानी कि जनरली हम कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। और उसके बारे में जो आपको संविधान में चर्चा दी गई है वो कहाँ दी गई है? वो है आर्टिकल 165 में। कहाँ दी गई है? आर्टिकल 165 में। अच्छा, जब हम लोग बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 165 है। हम लोग आर्टिकल अगर 161 की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा दिया गया क्षमादान है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा दिया गया क्षमादान की चर्चा किस में है? आर्टिकल 161 में है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कुल एक ही बार, अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा है जो कि 1 साल एक्सटेंड करके 6 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर? और वो कब हुआ था? वो हुआ था 6th लोकसभा इलेक्शन के टाइम में। 6th लोकसभा इलेक्शन जो है वो 1976 के जगह 1977 तक हुआ था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी वाला टाइम चल रहा था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। सरकारी आयोग बेसिकली सेंट्रल और स्टेट यानी कि केंद्र राज्य संबंध को के बारे में बताने के लिए किया गया था। और ये कब किया गया था? याद रखिएगा 1983। कब? 1983 में जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और किसके बारे में है ये? केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्पविकसित देश का मतलब है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री नहीं, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उसमें जो बोल रहा है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आय की असमानता का मतलब हुआ कि काफ़ी लोग जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, इंडस्ट्री में जो है ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है, कम कीमत पर स्टेशनरी उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जिसका कार्यकाल क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से लेकर 78 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका जो 1 साल बढ़ाया गया था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो देखिए आपको पता है जब गेहूं के उत्पादन की बात कर रहा है यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के समय में ही जो है आपका खाद्यान्नों में जो है बहुत उत्पादन में बहुत ग्रोथ दिखा था। तो याद रखिएगा जो औद्योगिक क्रांति थी वो मैंने आपको बताया था, जो कृषि क्रांति है, सॉरी हरित क्रांति 1967 के आसपास जो है वो अपने एक फर्स्ट लेवल पे आ गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1966 है। 1966 के बाद देखिए दिख रहा है यहाँ पे अवधि के दौरान जो है गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं? तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो टोटल 3 पिलर है ना। पहला आपका क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, मतलब पहला बोलने के लिए पहला है जिसको हम कह सकते हैं आपका विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, फिर आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और फिर है आपका जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका जुडिशरी, और चौथा स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं प्रेस। वेरी गुड, ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो देखिए खेतीहर मजदूर किसको कहते हैं? जो किसी और की ज़मीन पर खेती करता हो। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा,
जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खेतीहर मजदूर कहते हैं, या यहाँ पर खेतीहर लिखा है तो खेतीहर भी कंसिडर कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IST और GMT में समय अंतराल क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और GMT का हो गया क्या आपका, ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखिएगा जो GMT है वो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। और जो IST है इंडियन वाला है वो है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, देशांतर है। अब सबसे पहले ये समझिए कि 1 डिग्री में जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिनट का होता है। अगर ये भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस कैसे आता है। तो सिमिलरली ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है इसको इंटू 4 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, और 5 घंटे 30 मिनट को हम लोग क्या कहेंगे, 5.5 घंटा कहेंगे। तो याद रखिएगा GMT और IST के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर रखी है। यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसका जो वैल्यू है वो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऊपर रखा है। ये किस केस में बताया था, तो ये केस था आपका गोलकनाथ का मामला, ठीक है। और ये केस कब का है, ये केस है 1967 का है। क्लियर। चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पंजाब के शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो आई होप सो आप लोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। पंजाब के शेर किनको कहते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय को कहते हैं। किनको कहते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये जो फंडामेंटल राइट है वो आपका 42वां संविधान संशोधन में जुड़ा है। भाग की बात करेंगे तो भाग आपका क्या है, 4A में जुड़ा है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल क्या है, 51A में जुड़ा हुआ है आर्टिकल में। और टोटल कितने पॉइंट थे, इनिशियल टोटल 10 पॉइंट थे और वर्तमान में कितना पॉइंट है, 11 पॉइंट है। और फिर अगर ये बात करें कि किसके अनुशंसा पे जुड़ा है ना, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जो है इसको शामिल किया गया है। क्लियर है। चलें आगे, कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, अब क्वेश्चन ये जानना है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब कोई सरकार क्या नहीं, कैबिनेट, और कैबिनेट का मतलब हो गया लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी। तो लोकसभा का मेजॉरिटी पार्टी जो होता है वो आपका कैबिनेट का फॉर्मेशन करता है और वही आपका क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। और आपका अगर लोकसभा के मेंबर में जो विपक्षी पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि जो अभी करंट में मेजॉरिटी पार्टी है वो उसके कुछ विधायक जो है आपसे मिल गए या उनसे टूट गए, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस जो विधेयक होती है उसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, कि आप जो सरकार चला रहे हैं, जो मेजॉरिटी आप शो कर रहे हैं उसमें मुझे बिलीव नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को कितना सदस्य का समर्थन चाहिए, तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अर्हता का मतलब है टर्म एंड कंडीशन या योग्यता कह लिए कि कौन सा अनिवार्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कहीं पे भी एज का मेंशन नहीं किया गया है, एक्सपीरियंस का मेंशन किया गया है। और वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ कह रहा है कि एक या एक अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, मतलब जानकार हो, भारत का नागरिक हो, ये सब उसका क्या है, अर्हता है, यानी कि कंडीशंस हैं। 35 ईयर का कोई मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास क्या था। तो याद रखिएगा आर्य लोग भारत में कहाँ सबसे पहले आकर बसे थे, पंजाब में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषद पुस्तकें हैं
तो याद रखिएगा उपनिषद पुस्तक में डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है, दर्शन पे आधारित है। याद रखिएगा उपनिषद में क्या मेंशन है, दर्शन के बारे में बताया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेट किस देश के संसद का नाम है। जब हम लोग बात कर लेंगे नेसेट का तो याद रखिएगा वो इज़राइल के संसद का नाम है। किसका, इज़राइल का। इज़राइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट है। अच्छा मगर मंगोलिया के बारे में बात कर लें तो देखिए बहुत ध्यान से, मंगोलिया के संसद को हम लोग खुराल कहते हैं। क्या कहते हैं, खुराल कहते हैं। क्लियर। और जब ताइवान को कहेंगे तो ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, यानी कि जो 5 ईयर प्लान था, यह याद रखिएगा 5 ईयर अब हमारा पास्ट हो गया है, इसके जगह हम लोग का क्या आ गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही 5 ईयर प्रोग्राम बनाती थी, तो प्लानिंग कमीशन के जगह अब नीति आयोग हो गया है। तो इसलिए पास्ट की बात कर रहा है कि उसका जो ड्राफ्ट है, मसौदा का मतलब ड्राफ्ट, ठीक है, को कौन अनुमोदित करता था, फाइनल जो है उसमें किसका था, तो याद रखिएगा वो क्या है, एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पंचवर्षीय योजना के जो ड्राफ्ट को है वो मंजूरी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोई व्यवस्था टेक ऑफ अर्थव्यवस्था कहलाता है। याद रखिएगा टेक ऑफ, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। टेक ऑफ अवस्था में क्या होता है, कोई भी फर्म, ठीक है, अब जो है वो प्रोग्रेस करती है, यानी कि प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट करती है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिएगा, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए आप ऑप्शन में पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। बिल्कुल सही है। 7, पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सके इसकी निगरानी भी करती है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी मिला है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भी सही आंसर क्या होगा, ऑल करेक्ट होगा, सभी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है। हम लोगों ने वर्ल्ड मैप का जब डिस्कशन किया था तो ये वाला देखा था, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जो है वो अलग करती है। आपको पता होगा ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर आपका क्या है, और नीचे आपका क्या है, मोरक्को है, और ऊपर क्या है आपका स्पेन है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है आपका जो जिब्राल्टर संधि है। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब। याद रखिएगा जो हम लोग आईपीएल देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका फीमेल वर्जन हो गया WPL, वुमेन प्रीमियर लीग, और ये फर्स्ट टाइम खेला गया था। कब, फर्स्ट टाइम खेला गया है इंडिया में, और इसकी जो विजेता है वो है मुंबई इंडियन। हराया किसको, दिल्ली कैपिटल को हराया। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल को हराया। अच्छा ये याद रखिएगा कि मुंबई इंडियन की जो कप्तान थी वो कौन थी, वो थी हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर। फर्स्ट टाइम कौन जीता, मुंबई जीता, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया। यानी सीधा सीधा आप समझिए किस शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो आंसर क्या है, कृष्ण प्रथम। क्या है, कृष्ण प्रथम। अच्छा कौन सा जो है वंश है, ये आपको बता दिया, राष्ट्रकूट वंश है। कौन सा, राष्ट्रकूट वंश है। और कब ये जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 AD में कौन करेगा, दंतीदुर्ग किया है। याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग, और कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा बनाया गया है। याद रखिएगा जो सुल्तानपुर है वो भागलपुर के आसपास है, और उस वहाँ पे गौतम बुद्ध का जो मिला है वो कहाँ है, वो आपका गुप्त वंश का मूर्ति है। किस वंश का है, गुप्त वंश का मूर्ति है। और नॉर्थ इंडिया में याद रखिएगा नागर शैली है मंदिरों में, ठीक है। साउथ इंडिया में द्रविड़ है, और मध्य इंडिया की बात करेंगे तो बेसर शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये। आवश्यकता से अधिक लोग कहाँ लगे होते हैं? कृषि में लगे हुए होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके अगर कृषि यानी कि खेत का एक छोटे से पार्ट में 5 लोग काम कर रह सकते हैं, तो घर में अगर कुछ बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उनको भी खेत में हम लगा देते हैं, है ना, ताकि वो उनको लगे कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बेरोज़गारी है उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ? ये आपका याद रखिएगा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है रेणुकूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पे है? तो आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में लोथल है। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी का। क्या है? भोगवा नदी के किनारे जो है आपका लोथल अवस्थित है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दांत का मंदिर है श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में दांत का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो याद रखिएगा जो आपको हून है उसका जो है शासन, उसका जो आक्रमण जो सहना पड़ा, यही बोलिए कि जीता किसने जीता? तो वो है ऑप्शन क्या है? गुप्त है। ठीक है। कौन सा? गुप्त है। और हूनों का आक्रमण कब हुआ भारत में सबसे पहली बार? 455 एडी में हुआ है। कहाँ? 455 एडी में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं यूएनओ का। यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ है वो पहले जान लीजिए। यूएनओ का फॉर्मेशन 1945 में हुआ है। और जब बात करेंगे 78th जो उसका एनुअल मीटिंग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके डेनिस फ्रांसिस। कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस में उपस्थित हुए थे? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड। कब? 1931। और अपना वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रोक कर वो गए हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? देखिए भी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ है वो 1972 में हुआ है। कब? वही जब मैंने बताया था आपको, जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ उसके बाद ये समझौता हुआ है। उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जब बात कर लें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? तलवंडी जो पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो याद रखिएगा तलवंडी, ठीक है, ये बेसिकली सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, कौन? गुरु नानक, उनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड है। कौन सा है? तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा जब बात करेंगे क्वेश्चन में आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन में देख लेते हैं, बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली और सूरत। तो आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है कि किन्होंने की थी? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। और जब बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था, मूल नाम है तो मूल से कर लीजिए, मूल शंकर कर लीजिए, है ना।
ये इनका ओरिजिनल नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा संसार का सबसे गर्म मरुस्थल अफ्रीका में है। और अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, वो सबसे गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? याद रखिएगा जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट, यानी कि आपके राष्ट्रपति। दूसरा आता है लोकसभा और तीसरा आता है राज्यसभा। इसके अलावा और कुछ भी संसद से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, कि ये आपका संसद से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा भारत में जो शकों को समाप्त करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 388 AD में, 388 AD में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III की हत्या की थी। कब? 388 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो याद रखिए ये कौन था? ये थे जहांगीर। कहाँ? सूरत में फैक्ट्री खोलने का जो है फरमान जारी किया था किसने? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस, ठीक है, यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो याद रखिएगा ये जो है एक तरह का करेंसी आप कह लीजिए, है ना, कोटा वाला करेंसी कह लीजिए, कि अगर आप किसी देश में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो IMF बेसिकली देखिए, IMF जो है वो आपको एक काइंड का एक लिमिट देता है कि आप इतना पैसा कभी भी इमरजेंसी में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक क्रेडिट है। साख प्रणाली का मतलब क्रेडिट प्रणाली है कि आप इससे इतना पैसा निकाल सकते हैं। जब आप IMF को बहुत डीपली पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा त्रिपुरा ने सौरव गांगुली को। कब? 23 मई 2023 को त्रिपुरा विभाग ने सौरव गांगुली को अपना क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष शामिल है, ताड़ का एक पत्ता है वो शामिल है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, सबसे पहले समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो थीम है वो क्या था? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ के साथ कब मनाया? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अच्छा, जब 7 अप्रैल दिख रहा है तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया? ठीक है, 7वें बंदरगाह का किसी देश का। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्या होगा? म्यांमार आंसर होगा। म्यांमार में 7वां जो बंदरगाह है उसके संचालन का अधिकार प्राप्त किया किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो आई होप सो ये मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि अध्यादेश की शक्ति किसके पास होती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। क्या है? कराकस। और यह है कहाँ? दक्षिण अमेरिकी देश का दक्षिण जो है अमेरिकी महादेश का एक कंट्री है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कराकस। जब बात करेंगे क्विटो तो याद रखिएगा इक्वाडोर एक कंट्री है जो इक्वेटर पे पड़ता है ना, और वही दक्षिण अमेरिका में है। उसकी राजधानी क्या है? क्विटो। देश का नाम क्या है? इक्वाडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया?
अच्छा, वो जो स्कीम है वो स्कीम क्या है? स्कीम है आपका मून टू मार्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में है आपका अमित क्षत्रिय, ठीक है, वैभव तनेजा, धनंजय जोशी और सुष्मिता शुक्ला। तो मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए अमित क्षत्रिय को चुना गया। किसको चुना गया है? अमित क्षत्रिय को चुना गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो याद रखिएगा ये मामला क्या है, 2019 का है ना। 19 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था और उसी समय जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ऑप्शन में चलेंगे तो बी और सी दोनों हैं। आंसर क्या होगा? सी, 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं साइंस के 25 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्कालिक कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेकेंड लास्ट सेट में पढ़ा था। उसको हम लोग कहते हैं जल रागी कोलाइडी, ठीक है। रागी मतलब दोस्ती आप कह लीजिए। तो जल रागी कोलाइडी, जिसको इंग्लिश में कहता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। क्या कहते हैं? PHILIC, हाइड्रोफिलिक कोलाइड, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो। देखिए, बल का परिमाण का मतलब F पता है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। F पता है और M पता है। तो आपसे पूछ रहा है न्यूटन के दूसरे गति नियम की सहायता से हम। तो देखिए, दूसरा गति का न्यूटन का कह रहा है F = ma। तो A = क्या हो जाएगा? F/m। और हम लोग को F भी पता है और M भी पता है। तो याद रखिएगा हम लोग को क्या प्राप्त होगा? तो वस्तु का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। आंसर नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अच्छा देखिए, अबिंदुकता को बोलते क्या है? अबिंदुकता को बोलते हैं एस्टिग्मेशन, ASTIG, है ना, MATION, एस्टिग्मेशन। और एस्टिग्मेशन को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका? सिलेंड्रिकल लेंस का। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? याद रखिएगा, इसमें उदग्र और क्षैतिज यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी खड़ा वस्तु और सोया वस्तु में डिफरेंस हम लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए क्या लगता है? सिलेंड्रिकल लेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे से D दूरी पर स्थित M और M यानी कि कैपिटल M और छोटी m यानी कि 2 अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है। 2 वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल F जो है वो किसके बराबर होगा? तो F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके दूरी के स्क्वायर का। याद रखिएगा, उनके दूरी के स्क्वायर का। बेसिकली F = होता है कैपिटल G m1 × m2/r², है ना। R क्या है? उनके बीच का दूरी है। M क्या है? 2 अलग अलग मास है। तो आपको यहाँ पे दूरी यानी कि D के बारे में बताया है, तो D² के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहले तापीय बल्ब का आविष्कार किसने किया? तापीय बल्ब का मतलब ऐसा बल्ब जिससे हीट जनरेट होता है। तो आपको पता है जो 100 वाट का बल्ब है वो आपका तापीय बल्ब है ना, हीट की वजह से वो चमकता है। तो वो कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन ने इनका फॉर्मेशन किया था या कि डिस्कवरी किया था। तो आंसर क्या होगा? थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित है। वापस से ये एक इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है। तो आपका दांतों का अध्ययन और साइंस भी है। तो दांतों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांतों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है? एथिल फॉर्मेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। याद रखिए, शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जो प्लेग है वो सबसे तीव्र गति से फैलता है। अच्छा, बात कर लें कि प्लेग जो है वो किससे फैलता है? तो यह जो है रोग पाश्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। कौन सा है? पाश्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पायरोगारा और प्लेनरिया में डैश होता है।
तो याद रखेंगे स्पायरोगारा और प्लेनरिया में जो होता है वो पुनर्जनन होता है, ठीक है, मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोबारा से जनरेट होता है इसमें स्पायरोगारा और प्लेनरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद ना आने के लिए उपयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, मतलब जब आपको नींद नहीं आएगी तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस बीमारी को हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। क्या कहते हैं? इंसोम्निया। ये ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये इंग्लिश के स्पेलिंग में लिखा रहता है तो थोड़ा और आसान होता ढूंढना, बट नो वरी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चलना है पकड़ के, ठीक है। चलें, इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यक्ष्मा रोग, जिसको कि हम लोग टीबी भी कहते हैं, किसके द्वारा, जो कारक क्या है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम जो होता है उसके वजह से जो है आपका टीबी होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो आपका क्या है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन होता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, कौन सा जगह में? तो वो जगह है आपका छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा रुधिर कैंसर को हम लोग, यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन में निकेल जो है वो आंसर होगा। चॉकलेट में जो है निकेल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है। अतिचालक वे तत्व हैं। अच्छा, अतिचालक का मतलब होता है कि जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल शून्य के बराबर हो, और वो कब होगा? वो परम शून्य ताप पे होगा। हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि परम शून्य ताप पे, यानी कि एकदम -273 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी जो है पदार्थ जो है होता है वो क्या होता है, अति प्रतिरोध हो जाता, अति चालक हो जाता है। तो आप कह रहा है क्या कि जिसका बी नंबर देखिए, जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग क्या होता हो, शून्य हो जाता हो। प्रतिरोध शून्य होगा तो ऑब्वियसली चालकता अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? देखिए मैंने आपको एक बार बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। और जब हम लोग साउंड की बात करते हैं तो दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और समय जो होता है वो क्या होता है आपका 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी फिर ऊपर चला आएगा, तो इसलिए जो चाल होगा, चाल बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, लैम्डा क्या है, 4 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या, उसकी चाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। याद रखिएगा जो गुरुत्व केंद्र है वो ऑलवेज किसी भी, चाहे वो कार हो, बुलडोज़र हो, उसका गुरुत्व केंद्र उसके नीचे हो तो ज़्यादा बैलेंस होता है। तो याद रखिएगा दौड़ के दौरान जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ होगा, शरीर के मध्य में, यानी कि दोनों पैरों के बीच में, जब वो दौड़ रहा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीलियम जो है एक मिश्र धातु है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड और बहुत ध्यान से देखिएगा। मैग्ने का मतलब हो गया मैग्नीशियम और नीलियम मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु को मैग्नीलियम कहा जाता है, जिसमें एल्युमिनियम जो होता है वो 95% होता है और मैग्नीशियम 5% होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग डिसाइड करता है ना? आपने देखा होगा आई जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है, नॉर्मल इंसान का क्या होता है, ब्लैक होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आइरिस की वजह से, जिसको इंग्लिश हिंदी में परितालिका कहते हैं। आइरिस की वजह से ही किसी भी व्यक्ति का आई का कलर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है?
तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु और विषाणुओं की संरचना देखी जा सकती है। इतना मतलब वो छोटे चीज़ों को क्लियर कट विजिबल करा देता है हम लोग को। कौन? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तो समूह के समान वर्ग से संबंधित है? अब देखिए, आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको दो चीज़ नज़र आएगा, एक तो वर्ग और एक आवर्त। वर्ग कहते हैं ऊपर से नीचे को और आवर्त करते हैं लेफ्ट टू राइट को। किसको? आवर्त को। ठीक है, क्लियर? तो आप कह रहे हो ऊपर से नीचे सेम सेम होना चाहिए, मतलब हर बार जो है एक एक सेल का ग्रोथ होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लिथियम सेकंड वाले में है, इसके नीचे सोडियम और इसके नीचे पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 19। तो देखिए सब में 8-8 का गैप है। क्लियर? और आप अगर इसको देखना चाहें तो एक बार पीरियोडिक टेबल से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह उपकरण कौन सा है जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे, ये आपका क्या है? होमवर्क है ना? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा को NaOH यानी कि फैट के साथ जो है उबाल कर क्या है जो साबुन तैयार किया जाता है। फैट के साथ NaOH को मिलाकर बॉयल करेंगे तो क्या मिलेगा? साबुन मिलेगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है संख्या, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए जब भी आपको यूनिट डिजिट बोलता है तो आप ये दो में सिर्फ 2 पे फोकस कीजिए, 2⁻23। फिर जब आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप इसके कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। चलें आगे। तो 2⁻23 जो है आपका, उसको उसके यूनिट डिजिट को जानने के लिए हमको इसको पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर होगा हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो 4 को जब 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इस 3 को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। और अब 2⁻3 क्या होता है? 8 होता है। तो आंसर क्या होगा? 8 होगा। यानी कि इस संख्या का जब 22 पे पावर 23 करेंगे यानी 22 को 23 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? देखिए कौन सा वर्ष बोल रहा है ये? ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष को? तो याद रखेंगे 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया पहली बार। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए पंचशील समझौता के बारे में बात करें, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि 5 पॉइंट लिखी हुई हूँ। पंचशील का मतलब 5। आंसर क्या होगा? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में 1954 क्योंकि इनिशियली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था 1962 से पहले, है ना? तो हम लोग बात कर ले 1954 में भारत चीन के बीच में ये समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता बोला गया था। उसमें भारत के तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जब बात करें चीन के प्रधानमंत्री की तो उनका नाम था चाओ एन लाई। क्या नाम था? चाओ एन लाई वहाँ के PM थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? रॉल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, और यह जो है किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? या बिहार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो आई होप सो ये क्वेश्चन जो रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। पहला जो पंचवर्षीय योजना था, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो था PC महालनोबिस मॉडल पे। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, किस पे? हैरोल्ड डॉमर पे आधारित था। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो था प्राथमिकता थी कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। जो प्राथमिकता है वो क्या था? एग्रीकल्चर और इरिगेशन क्षेत्र को दिया गया था। जबकि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है जो PC महालनोबिस द्वारा बनाया गया था
उसका जो प्रमुख विशेषता है या जो फोकस है वो फोकस था किस पे, भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया, यानी कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अशोक के कौशाम्बी और टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल में जो पहले था वो पहले, जो बाद में वो बाद में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। हम लोग को पता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 का, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लें मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल का विद्रोह है और ये हुआ था 1921 में, ठीक है। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी की बात है। और अमृतसर घटना जो है ये बेसिकली जलियांवाला बाग में, अमृतसर बाग में जो जलियांवाला बाग में जो लोग बैठे थे, जनरल डायर वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 1919 में। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला सी होगा, तो सी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। फिर आपका क्या होगा, ए है ना, 1919 है तो ए भी दोनों में नज़र आ रहा है। फिर 1921 मोपला विद्रोह है, यानी कि डी होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो याद रखेंगे आपको ये जो ऑप्शंस है ये राजा का शासनकाल दे रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही, ठीक है। जब हम लोग बात कर लेंगे श्वेतांबर का, तो याद रखिएगा स्थूलभद्र जो जैन धर्म में एक शिष्य थे स्थूलभद्र, उनके नेतृत्व में जो था वो श्वेतांबर बना, और भद्रबाहु के जो नेतृत्व में बना वो दिगंबर संप्रदाय बना, ठीक है। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की भी रचना की थी। ये आपका क्या है, श्वेतांबर जो हो गया वो आपका स्थूलभद्र का है, और दिगंबर जो है वो आपका भद्रबाहु का है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध रेशम मार्ग यानी कि जो आपका सिल्क रूट है उस पे जो है कुषाण वंशों का शासन था। अच्छा, कुषाण वंश का जो प्रथम जो संस्थापक था वो था कुजुल्फ कड़फिसस, लेकिन जो आपका सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, कनिष्क था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण देने का अधिकार है। जैसे देखिए ग्राम पंचायत आया तो सबसे पहले तो 70, 71 ये खत्म हो गया, 73, 74 में 74 नगर पालिका वो भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पंचायती राज व्यवस्था शामिल हुआ है, और जब शामिल होगा तभी तो ये होगा ना कि 1/3 जो है आरक्षण दिया जाए फीमेल को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। तो विकास क्रम हम देखेंगे देवनागरी का, तो सबसे पहला था ब्राह्मणी लिपि, फिर था गुप्त लिपि, फिर था नागरी लिपि, और फिर है देवनागरी लिपि। क्लियर, ये आपको देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कितना, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, अजंता है, एलोरा है, कान्हेरी है और कार्ले है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आंसर नंबर सी, कान्हेरी, कान्हेरी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। याद रखिएगा सरदेशमुखी भाग, कितना भाग का मतलब याद रखिएगा 10%, और 10% का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10 भाग क्या है वसूला जाता था सरदेशमुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय पेशवा कौन था। तो याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे, बालाजी बाजीराव थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो जब हम बात करेंगे श्रीशैलम बांध की तो याद रखेंगे श्रीशैलम बांध तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो याद रखिएगा उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो आंसर क्या होगा,
उधम सिंह। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अमृतसर घटना पढ़ा था, अमृतसर घटना की बात करेंगे तो वो आपका आता है 1919 का जलियांवाला बाग। उसमें जनरल ओडायर ने ही आदेश दिया था गोली चलाने का और उसको उधम सिंह ने जाकर हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है, यानी कि किस राज्य में जो सिंचाई व्यवस्था है वो तालाब के द्वारा सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा तमिलनाडु। कहाँ होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है कोट को मिलाना है, यानी कि मैचिंग आपको कह रहा है। तो मैचिंग में देखिए जो सबसे पहले याद है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो गेंडा का यानी देखिए यहाँ पे दरियाई घोड़ा का दिया हुआ है आपका राइनोसेरस, मतलब गेंडा हो गया। तो आपका डी का क्या है, 1 है। तो डी का 1 देखिए आपको नज़र आ रहा है कहाँ है, बी नंबर का है। तो बी नंबर में हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट का ए का सेकंड दे रहा है, यानी हंगुल जो है वो दाचीगम में है, ये रहा ए। फिर सेकंड का थर्ड दे रहा है, यानी कि टाइगर किसके लिए है, सुंदरवन के लिए है, ये आ गया बी। फिर थर्ड का 4 दे रहा है, यानी कि भारतीय लायन किसके लिए, गिर वन है आपका गुजरात में, तो सी आ गया। और फोर्थ का मैंने बताया आपको राइनोसेरस लिखा है काजीरंगा के लिए जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो याद रखिएगा सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, 2000 ईस्वी में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, मतलब काट के अलग बनाया गया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है, मतलब संसद का कौन सा ऐसा कार्य प्रणाली है जो भारत ने विश्व को दिया था। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आएगा, शून्यकाल, जिसको कि 1962 के आसपास, कब, 1962 के आसपास जो है ये शून्यकाल शब्द का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यानी भारतीय मीडिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया। तो देखिए जब आप प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो न्याय के बाद लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रियम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, मतलब वित्त आयोग का जो सिफारिश है वो कैसा होता है। तो देखिए आप चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन होता है वो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, यानी सरकार उस पर विचार करती है और कुछ बातें मानने लायक होती हैं या एक्सेप्टेबल होती हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। देखिए बात यहाँ कैबिनेट की हो रही है, ठीक है, और कैबिनेट जो है वो अगर रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राष्ट्रपति को जो है वो कैबिनेट क्या करेगा, अपना रेजिग्नेशन देगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें, जब बात कैबिनेट की करेंगे तो आर्टिकल 74 संविधान का 74वां जो है आर्टिकल वो आपके कैबिनेट के बारे में कह रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति के सलाह के लिए उपस्थित रहेगा, ठीक है, और उस सलाह को मानना बाध्यकारी है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड ऑन हुआ, एक छोटा सा शब्द बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। संघीय ढांचा का मतलब मैंने आपको बताया, इसको जो है सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में लॉन्च किया गया। कैसा, संघीय ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा का 5 वर्ष से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो याद रखिएगा ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और वो भी कैसे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। कैसी, प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। जब अदर इमरजेंसी लग जाए या अगर पीएम चाहे कि हम लोग 1 साल पहले या समय से पहले जो है लोकसभा चुनाव करा लें, और सबसे पहले ये इंदिरा गांधी ने कराया था 1971 के चुनाव में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान की बात करेंगे तो आसियान का जो अगर फुल फॉर्म बात कर लें तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन देश, ठीक है।
उसको हमने आसियान कहा। और आसियान में देखेंगे ऑप्शन में वियतनाम, बांग्लादेश, ब्रुनई और म्यांमार। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना कब हुई है? तो आसियान की स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में। और वर्तमान में टोटल कितने देश हैं? तो वर्तमान में टोटल 10 देश हैं। 11वां देश का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए अनुशंसित करता है या निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है। अगेन आप इसको लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिए कि जब बात ग्राम पंचायतों की है तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट है एगमार्क है। देखिए 1-2 सेट पहले भी मैंने बताया था, एग का मतलब यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना अच्छा है या सही है या नहीं है ये बताता है। तो याद रखिएगा एगमार्क क्या है? गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी की गारंटी का मोहर है। यानी कि जहाँ एगमार्क लग गया मतलब समझिए कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट का निशानी है, मोहर है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा जारवा जनजाति निकोबार द्वीप समूह यानी भारत का जो अंडमान निकोबार है वहाँ पाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है कौन सा? जारवा जनजाति। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? जब भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और इसको समझने के लिए वापस से हम लोग एक बार ऑप्शन देखेंगे और फिर वर्ल्ड मैप को देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में जब हम लोग 0 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए ये एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करके देखेंगे और फिर देखेंगे इससे कौन कौन सा देश हमारा गुजर रहा है। सबसे पहले इसको जूम करके देख लेते हैं हम लोग ये 0 डिग्री है या नहीं है। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है। और अब इसको इससे देखते हैं कौन कौन सा देश क्रॉस करता है बेसिकली, यानी कि बेसिक। सबसे पहले देखिए ये आपका इंडोनेशिया से क्रॉस हो रहा है। ये देखिए ये आपका इंडोनेशिया पार्ट है और यहाँ आपका 0 डिग्री ये क्रॉस हो रहा है। इंडोनेशिया के साथ साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएँ तो सिंगापुर को टच नहीं कर रहा है ये। इंडोनेशिया के साथ साथ हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक देश केन्या है। ठीक है, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक केन्या है। इवन कि सोमालिया को भी टच कर रहा है। फिर आप देखेंगे आपका ये युगांडा को भी टच कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को भी टच कर रहा है, कॉन्गो को। फिर आगे चलेंगे 1-2 और छोटा सा अफ्रीका का देश है। और फिर यहाँ पर जब अमेरिका में आएंगे तो आपको ब्राज़ील को ये लाइन टच कर रहा है। ठीक है, कोलंबिया को टच कर रहा है और आपको इक्वाडोर को टच कर रहा है। क्लियर? ये इतना देश है जो कि आपका क्या है 0 डिग्री मैप को, 0 डिग्री जो आपका भूमध्य रेखा है उसको टच करने वाले देश हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। चलते हैं हम लोग। देखिए आप देख सकते हैं इस वापस से इस ऑप्शंस में, तो आपको ऑप्शन में नज़र आएगा। ये देखिए मैंने देखा था अमेरिका के, साउथ अमेरिका में कोलंबिया, फिर अफ्रीका में केन्या और एशिया में इंडोनेशिया। ये तीनों टच हो रहा है किससे? इक्वेटर से। तो आंसर नंबर बी सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी चुनाव यानी कि इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और विधानसभा, विधान परिषद में भी सभी के सभी इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य यानी कि निर्वाचित नहीं है, वो कौन होंगे? 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन के। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन गलत है, ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में कह रहा है, वो भी कह रहा है आपका रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है ये वाला, आधारभूत और उपभोक्ता। ठीक है, के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो इसके वर्गीकरण में 2 चीज़ आती है, आधारभूत और उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखेंगे आपको जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, याद रखेंगे वो लॉन्च हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष अनुप्रयाग केंद्र। और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है किसको? चंद्रयान 3 को। क्लियर? और चंद्रयान 3 जहां लैंड कर रहा है उसका क्या नाम है? शिव शक्ति नाम है। चंद्रयान 2 जहां लैंड करने वाला था उसका क्या नाम है? ये तिरंगा है। ये मैंने आपको 1-2 सेट में पहले भी बताया है। क्लियर? अब हम लोग बात कर लें चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में।
देखिए आप देख सकते हैं इस वाले में चंद्रयान 1 का जो लॉन्च डेट है वो है क्या है आपका 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 का भी जो लॉन्च है वो क्या है 2019 में हुआ था। चंद्रयान 1 के समय में जो इसरो के अध्यक्ष थे वो माधव राव थे। चंद्रयान 2 में आप लोगों ने सबको देखा होगा के सिवान को मोदी जी के साथ गले लग के रोते हुए, तो के सिवान थे। जिसमें आपको कभी कभी चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भी पूछ देता है। लैंडर आपका विक्रम है, रोवर आपका प्रज्ञान था। अब चंद्रयान 3 का देखिए लॉन्च क्या है 14 जुलाई 2023। इसका लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान दोनों सेम है और इसमें जो अध्यक्ष थे वो हैं एस सोमनाथ। क्लियर। ये डेटा आपको क्या करना है, माइंड में ध्यान में रखना है, 2023, 2019, 2008। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अदाता खाता निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप, सावधि निक्षेप और मांग निक्षेप। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिमांड निक्षेप। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट का रिलेशन जो है वो किससे आता है, वो आता है आपके कटौती प्रस्ताव से। किससे आएगा, कटौती प्रस्ताव का संबंध सीधा सीधा क्या है, सेंट्रल बजट। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। ऑप्शन है एक भी नहीं, तीन, तीन और पाँच। देखिए दो दो ऑप्शन सेम हो रहा है, तो आई होप सो आंसर भी यही होगा। आंसर क्या होगा, तीन। टोटल कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को, यानी कि कितने बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है। टोटल 3 हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, जिसमें कि एक है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्राइस का वैल्यू घटता है इसका मतलब है कि मार्केट में करेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तभी प्राइस का वैल्यू घटेगा। दूसरा, अगर घटाया जाता है तो उसको अवमूल्यन कहते हैं, और प्राइस घटाया जाता है बेसिकली हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो दो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, ये आपका हो गया। अब द सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ और क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें भुगतान संतुलन में सुधार होता है। क्लियर, चलें आगे। तो अब आपसे पूछेगा कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट में ग्रोथ यानी कि निर्यात में वृद्धि और मुद्रा संतुलन में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 15, 17, 19, 20। तो आंसर क्या होगा, आंसर है टोटल 20 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भारत में हैं। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। कितने होगी, 5 किलोमीटर होगी। और तिब्बत में ही जो पामीर का पठार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। मतलब आपको कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसका कि पूरा जो बाउंड्री है वो किसी एक ही राज्य में उसका पूरा का पूरा बाउंड्री आता है। ऑप्शन है अरावली, अजंता, सह्याद्री और सतपुरा। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका अजंता। याद रखेंगे अजंता जो आपका माउंटेन जो रेंज है वो पूरा का पूरा कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपने अजंता अलोरा गुफा के बारे में भी सुना होगा, वो भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प गलत है, आपसे पूछ रहा है। क्या है, कौन सा मुद्रा सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो आंसर क्या होगा, इटली। याद रखिएगा इटली की मुद्रा क्या है, इटली की मुद्रा यूरो नहीं है, इटली की मुद्रा है लीरा। क्या है, लीरा है वो इटली की मुद्रा है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। मतलब कि उधर की ओर जो है उच्च ताप और निम्न दाब से क्या होता है, हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, यानी कि आकर्षण होता है उनका। ठीक है, जिसके कारण जो प्रवाहित होती है वो कौन सी हवाएं हैं या मानसून है, आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो आपका वी बन रहा है तो इधर से आपका मानसून आता है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो आप लोग को पता है कि जो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
एमपी का कुछ थोड़ा सा एरिया होगा, और थोड़ा और नीचे चले जाइए तो कर्नाटक का भी बॉर्डर, ये सारा का सारा क्या है, काली मिट्टी से प्रचुर है और वहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में आप अगर मैप में वापस से देखेंगे इंडिया को, तो ये वाला एरिया जो है ये ज़्यादा होता है। तो इस वाले एरिया को हम लोग वापस से क्या कह सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है आपका पश्चिमी और दक्षिणी भारत, ठीक है। फिर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के मैदान है, और उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और पश्चिम भारत। क्लियर, नॉर्थ वेस्ट का मतलब इधर की ओर और पश्चिम भारत मतलब यहाँ जो गुजरात और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है, आपकी कृष्णा नदी पे है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। और आपको बता दें अलमाटी बांध के लिए जो परियोजना था वो 2005 का है। कब का है, 2005 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो आपको वापस से नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उस मैप में जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इसका मतलब कि पूरे भारत देश में अगर सबसे पहला सूर्य का किरण कहीं पड़ता होगा तो वो कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट कौन है। आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्लियर, जब हम बात करेंगे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप तो याद रखिएगा वो इस साल का यानी कि 2023 का अगस्त में कहाँ हुआ है, बुडापेस्ट में हुआ। और बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ। ये रिसेंटली हुआ है हमारे लास्ट ईयर, वो हुआ है लॉस एंजलिस, कहाँ, यूएसए में। भारत के बाहर सबसे पहला जो है योग विश्वविद्यालय यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में है। जबकि हम बात कर लें भारत की, तो भारत में जो पहला योग विश्वविद्यालय है वो बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई है, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ है, 1963 में हुए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिसन टू योर हार्ट यानी अपने दिल को सुनो, लंदन एडवेंचर यानी कि लंदन का सफ़र, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के जो राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था में आज ही के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है 33% पहले से ही 1/3 जिसको कहते हैं। पूछ रहा है यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। देखिए संशोधन 105 अभी तक हो चुका है, लेकिन विधेयक कुछ ज़्यादा हो चुका है। कुछ ऐसे भी विधेयक आए थे जिनको की मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए विधेयकों की संख्या ज़्यादा है और बेसिकली जब हो चुका है संशोधन वो संख्या कम है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो 128वां विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया जिसके तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% का रिजर्वेशन फीमेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब जीता। याद रखिएगा 2023 का जो एशिया कप क्रिकेट है वो किसने जीता है, भारत ने जीता। और क्वेश्चन पूछ रहा है किसको हरा कर जीता, तो श्रीलंका को हरा है। किसको हरा है, श्रीलंका को हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सचेंज हो जाना, एक का आना जहाँ से आया वहीं दूसरे वाले का चला जाना। तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सल्फेट जो है वो चला गया फेरस के साथ, दिख रहा है, और कॉपर जो है वो सेपरेट होकर अलग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, जो क्या है विस्थापन अभिक्रिया, टूट कर किसी और के साथ जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है। तो याद रखिएगा ये तो आपका गलत है, 250 डिग्री से ऊपर ये गलत है। आपको कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। हम लोग को पता है चावल में जो है वो आपका जो है बारिश ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर बोल रहा है 25 डिग्री से अधिक चाहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है। अच्छा, विविधता का मतलब डाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट और जो आपके जीव हैं उनका जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में है, कहाँ है, किस क्षेत्र में है। तो जनरली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि बारिश का क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ होगा,
ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में होता है। कहाँ होता है? उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों में जो है विविधता क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में यानी कि ल्यूब्रिकेंट है ना, जैसे हम लोग ग्रीस वगैरह लगाते हैं साइकिल में, तो लुब्रिकेंट के रूप में किस चीज़ का यूज़ होता है? तो याद रखेंगे हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला यूज़ ग्रेफाइट का यही आता है लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा आता है लिखने के रूप में, जो पेंसिल में हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा आता है सेल, ड्राई सेल के डायोड के रूप में। तो ग्रेफाइट का यूज़ होता है जनरली लुब्रिकेंट के रूप में, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट है। और जब हम इसकी रचना की बात करेंगे है ना, 3D इमेज की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये षट फलकीय संरचना की होती है। कौन? ग्रेफाइट। षट फलकीय मतलब 6 फलक का। नेक्स्ट है, पूछ रहा है स्पंज क्या होता है? तो याद रखिएगा स्पंज जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, याद रखिएगा हम लोग को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है वो क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। अच्छा, डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। अब 4 डिग्री से पीछे चलें हम यानी कि ठंडा कर लें, या 4 डिग्री के बाद कर लें यानी कि गर्म कर लें, दोनों ही स्थिति में जो डेंसिटी होगा यानी कि घनत्व होगा वो कम होगा, और जैसे ही घनत्व कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट एक्वायर करना जगह। तो जब आपका पानी से पूर्णतः भरा हुआ रहेगा और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, कब? जब वो ठंडा भी किया जाए गर्म भी किया जाए, दोनों। तो आंसर क्या होगा? ए बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आपका, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट का वैल्यू है वो ज़्यादा कैप्चर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो बेसिकली हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हीट को ट्रैप कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब उसको जहर होने से बचाता है। वो किस जगह का? तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की बात कर रहा है। स्मूथ ER हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये कहाँ है? वो आपको लीवर का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सॉफ्ट ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? लैंप की बत्ती में तेल जो है वो ऊपर क्यों चढ़ता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है। वो चलता है केशिकी क्रिया के द्वारा। किसकी वजह से? केशिकी क्रिया के द्वारा जो है तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना है। तो देखिए जब राइबोसोम की बात करेंगे R आया तो याद रखिएगा RNA और प्रोटीन। क्या आएगा? राइबोसोम की संरचना में क्या है आपका? RNA और प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यक्ष्मा रोगियों यानी कि यक्ष्मा का मतलब TB है, याद रखेंगे। तो आपको कह रहा है कि TB के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, रिफैम्पिसिन जो है वो आपके TB रोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब क्षारीय प्रकृति की एक रसायन को हल्दी के लेप में यानी कि हल्दी के पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है? आपने कई बार घर में देखा होगा कि हल्दी का यूज़ कर रहे हैं और वो टी-शर्ट वगैरह में लगने के बाद क्या हो जाता है? पीला ना होकर लाल कलर देता है। तो याद रखिएगा जब हल्दी के पेस्ट को किसी बेस यानी कि क्षार से मिलाएंगे तो आउटपुट कलर क्या देगा? रेड कलर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब गलत है बोल रहा है? तापमान के बढ़ने पर वेग में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो याद रखेंगे आपका जो एरर है वो आपका यही है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बेसिकली क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, फिर थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। बट फिलहाल अभी याद रखिए कि हवा में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो घनत्व कम हो जाता है, इसी वजह से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी जाती है? मतलब कोई ऐसा पादप है जो ऐसा प्लांट है जिसको कि
भारतीय डॉक्टर के उपमा दी जाती है। मतलब वो कहते हैं कि उसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या है, वो है आपका तुलसी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको क्या कहा जाता है, शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। यानी आपको दिखता है कि सांप के पास ना हाथ है ना पैर है ना, तो वो जो लोप हुआ है, जब बायोलॉजी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका क्या कारण था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो हम लोग उसको कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ठीक है। यानी कि जो आपका हेरिडेटरी चला आ रहा है उसी के गुण को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक दवा वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है या किस चीज़ का अभाव होता है, इसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का अभाव होता है किसमें, एंटीबायोटिक में। और किससे लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथन क्या होता है। आपने क्वथनांक सुना होगा, क्वथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ये बेसिकली रिलेटेड है किससे, आपके एक फिक्स टेम्परेचर से जिस पे कोई चीज़ बॉयल होने लगे। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा एक निश्चित तापक्रम पर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम 11 से एक बीटा उत्सर्जित होने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है। याद रखिएगा जब एक बीटा आएगा, ठीक है, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब एक बीटा उत्सर्जित बाहर होगा तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो सोडियम 11 है तो अगला क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा रॉन्ग है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन आपके पास बी देख लीजिए, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है। याद रखिएगा जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और गर्म करने पर उनका जो तापीय ऊर्जा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या गलत है, तो आंसर नंबर बी आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। याद रखिए सपोज दैट आपने एक उत्तल लेंस बनाया है, अगर कम स्पीड वाला है तो याद रखिएगा वो ज़्यादा मुड़ेगा, और अगर ज़्यादा स्पीड से आया है तो वो कम मुड़ेगा। ये तो आप जान रहे हैं ना, जो आपका वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा है इस प्रिज्म से, तो प्रिज्म में जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है रेड का, वो कम मुड़ेगा। और कम मुड़ने की वजह से, अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक लाइन कंसिडर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा मुड़ रहा है, जिसका स्पीड कम है, उसका फोकस दूरी यहाँ पे है यानी कि कम होगा, और जो कम मुड़ रहा है यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है, क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसका फोकस दूरी दूर बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका फोकस दूरी अधिकतम होगा, तो अधिकतम होगा जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, और हम लोग को पता है कि रेड कलर का जो स्पीड है वो सातों कलर में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का जो आपका पेंडुलम है उसका आवर्तकाल क्या होगा, अनंत होगा। क्यों, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में जी नहीं होता है। और आवर्तकाल t जो फार्मूला है वो फार्मूला है 2π√L/g, लेंथ और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो g का वैल्यू अगर 0 हो गया तो याद रखिएगा किसी भी के बटे में अगर 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि वो अनंत हो जाता है कृत्रिम उपग्रह जहाँ की g नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपको सिंबल दिया है उसका क्या मतलब है। तो यानी देखिए यहाँ आपको यहाँ 2 दिया है, ये 1 दिया हुआ है। याद रखिएगा किसी भी प्रतिरोध के दोनों छोरों पर अगर कोई समांतर क्रम में जुड़ा हो तो ये वोल्ट बताएगा, क्या बताएगा, वोल्ट बताएगा। और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बताएगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, एमीटर जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो अब देखिए 1 नंबर आपका वोल्ट है, दूसरा एम्पियर है, एमीटर है, तो यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। क्लियर। ये आपका क्या बता रहा होगा, ये वोल्ट बताएगा इस छोर और इस छोर के बीच में, और क्योंकि ये और ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में हम लोग को क्या बताएगा, एमीटर, यानी कि विद्युत परिपथ से कितना इलेक्ट्रिक करंट होकर फ्लो हो रहा है वो बताएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, यानी कि आपको दिख रहा हो। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रकाश ऊर्जा का मतलब लाइट हो गया, यानी कि बल्ब कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा से बल्ब का जलना क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिख रहा है इसमें।
नेक्स्ट है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग है। तो याद रखिएगा जो आपका टेरिडोफाइटा है वो आपका प्लांटी जगत का भाग है। किसका है? प्लांटी जगत का एक भाग है क्या? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला है वो आपका है P इंटू टी यानी पावर इंटू समय, और पावर इज इक्वल टू होगा V इंटू आई इंटू टी, ऐसे समझिए। अब देखिए कितना वोल्ट दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। आई का वैल्यू क्या है? 2/10 है, और टी बोल रहा है कितना? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम लोग मिनट में ही रहने दें, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटू 10 कर लेते हैं हम लोग, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुना 4 440। और जब हम लोग इसको घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा ऑलवेज किस में चेंज होगी? घंटे में, तो गुना 60 कर लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे 6 चौक 24 6 चौक 24 264 पे 00, और आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो देखिए आपको पता होगा कि लेक सुपीरियर जो ताजे पानी की एक झील है वो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किसका संकल्प लिया गया था? समाजवादी ढांचे की स्थापना। समाजवादी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था कि अर्थव्यवस्था टोटल 3 भाग में होता है, एक आपका समाजवादी होता है, एक आपका पूंजीवादी होता है, और एक मिश्रितवादी होता है। तो समाजवादी ढांचे की संकल्पना जो है किस योजना आयोग का या किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अच्छा, सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था, 5 साल। साथ ही साथ सेकंड पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड था? तो याद रखिएगा PC महालनोबिस पे डिपेंड था। किस पे? PC महालनोबिस योजना पे आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो ये हेरोडोमर पे था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल प्राइज जीता है? आई होप सो इसका आंसर आप लोग को आता हो। 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली कौन है? मैडम क्यूरी हैं। अच्छा, ये कब कब और किस किस क्षेत्र में जीती थी? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिलकर 1903 में जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र पे मिला था पहले। ठीक है, और उसके बाद 1911 में मैडम क्यूरी को 1911 में मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री के क्षेत्र पे मिला है, और केमिस्ट्री में 2 तत्व जो था वो उन्होंने फाइंड आउट किया। कौन कौन सा? रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल दिया गया 1911 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी। पहली बार उनको हस्बैंड के साथ मिला था और सेकेंड टाइम अकेले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही आता है तो माइंड में 1930 आना चाहिए, और उसे 1930 का दांडी मार्च आना चाहिए। और जब दांडी मार्च को आगे लेकर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? वो कृषि कर नहीं लगा सकता, क्योंकि कृषि कर क्या है? एक राज्य कर है, वो उस पर राज्य कर लगा सकता है। बाकी स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क का मतलब लाइट पे बेस्ड, और जल कर ये आपका क्या है? ग्राम पंचायत रीजनल लेवल पे लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो देखिए खासी भाषा का जो एरिया है उसके बारे में बात कर रहा है कि उसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा में सम्मिलित है कौन सा आपका? खासी भाषा। ऑस्ट्रो एशियाटिक ये बस समझिए आप। चलें, और उसमें भी उपकुल की मोन खमेर शाखा में। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इसको याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक अगर बात करें भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 में मेंशन है। जब बात करेंगे दोनों सदन का संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर साहब करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। क्लियर है?
अब पूछ रहा है कि ये प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से और दो चीज़ें ली गई हैं, एक तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है और दूसरा समवर्ती सूची लिया गया है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। तो भारत में जो कॉफ़ी है, क्योंकि चारों का चारों कॉफ़ी का एक किस्म है, उसमें भारत में जो उगाई जाती है वो किस्म कौन सी है, तो याद रखिएगा उसको अरेबिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरेबिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि हरित क्रांति को जन्म देने वाला जो योजना आयोग था वो कौन सा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1967 के आसपास जो है आपका हरित क्रांति हमारे देश में का पहला जो लेवल था वो आ गया था। तो हम लोग देखेंगे जो पहला पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 था, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 है और तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 है। तो आप पहले नियम कानून बनाएंगे योजना आयोग, उसके बाद वो क्या होगा, आपको उसका रूप दिखने लगेगा, विकास दिखने लगेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया, तो वो कौन सा था, तृतीय पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो कृत्रिम का मतलब ये होता है मैन मेड, यानी कि हम लोगों ने बनाया है, और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, शिवाजी सागर झील, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में, कहाँ है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में, ठीक है, सतारा जिले में है। और बात करें कि ये जो झील बना है ये किस पे बना है, तो ये कोयना नदी पे बना है। यानी अब आपको ये भी याद में रखना है कि कोयना नदी का संबंध सीधे सीधे महाराष्ट्र से है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिए, और उससे हुआ क्या था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। तो आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहा है जो कि मुझे लग रहा है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का है। तो याद रखिएगा 1904 में, क्योंकि बंगाल विभाजन से पहले उन्होंने क्या किया था, ये गोपनीयता अधिनियम लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता को थोड़ा सा प्रतिबंधित किया था, सीमित करने का प्रयास किया गया था। तो वो था आपका 1904 में। अब जैसे ही लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है, 2-4 बातें इनसे जान लें हम लोग। 1906 की बात कर लें। अच्छा, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या था, तो स्वदेशी मूवमेंट था। ये भी आपको ध्यान में रखना, स्वदेशी मूवमेंट लगातार 6 साल चला, ठीक है। 1911 में आकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था फाइनली, और फिर बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, और 1907 में नरम दल और गरम दल सेपरेट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान ने भारत को क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, इस तरह से वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना करे। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर होता है कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ये आपको दिखने को मिला होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपसे यही पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक पारित होता है वो राज्यसभा में कितने दिनों तक मैक्सिमम रखा रह सकता है पेंडिंग में, उसके बाद ऑटोमेटिक उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वेरी गुड, आपका आंसर आ गया है। आंसर क्या है, 14 डेज है। वेरी गुड, 14 डेज तक अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक पर डिस्कशन नहीं करती है तो उसको अपने आप पास मान लिया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको ये आंसर पता होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मार्क कहते हैं। भारत का विस्मार्क कहा जाता है किनको, सरदार पटेल को, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, गृह मंत्री थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 जो भारत के द्वारा छोड़ा गया, भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया। आपको डेट पूछ रहा है और ये करंट का डेटा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आदित्य L1 है किसके लिए, तो याद रखिएगा सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य का जो सिनोनिम होता है, समानार्थी शब्द है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदित्य कहते हैं, ठीक है। तो ये कब छोड़ा गया, ये छोड़ा गया है 2 सितंबर 2023 को। कब छोड़ा गया है, 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात। देखिए आपको कैपिटल और प्रोडक्शन का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल और उत्पादन यानी कि आउटपुट के रेशियो को हम लोग कहते हैं उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, यानी कि प्रोडक्शन में जितना यूनिट का आपका एक यूनिट प्रोडक्शन में जितना पैसा लगा है वो कहते हैं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा रिट आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन में तो दिख रहा है लेकिन याद रखिएगा रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो हाई कोर्ट नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी होता है। और रिट से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा ये है कौन, तो याद रखिएगा पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये वही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा गांधी इन चंपारण यानी कि चंपारण में गांधी जी का जो रोल था उससे रिलेटेड बुक है। ऑप्शन देख लेते हैं, राजकमल मुखर्जी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर के.पी. माथुर और दीपक सुराना। तो आंसर होगा दीपक सुराना ने पुस्तक लिखा है गांधी इन चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में किस देश में टकला माकन, ये ट है या त है दोनों चलता है, हम लोग हिंदी में याद किए थे टकला माकन, तो बात वही है, मरुस्थल स्थित है। तो याद रखिएगा टकला माकन स्थित है कहाँ, चाइना में। कहाँ, चाइना में। और मंगोलिया में क्या है, गोबी मरुस्थल है, ध्यान में रखेंगे। टकला माकन कहाँ है, चीन में है, और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। अब देखिए अब ये आपका जीएस भी है, साथ ही साथ आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है। मानचित्र बनाने को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को, मैप कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत, मुद्रास्फीति कहते किसको है, याद रखिएगा मुद्रास्फीति में हमारे पास पैसा यानी कि मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से मनी का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो महंगाई होती है वो बढ़ जाती है। 3 चीज़ याद रखिएगा, पैसा बहुत ज़्यादा है हमारे पास जिसकी वजह से पैसा का वैल्यू घट जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। इस तीनों चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन में देखिए मुद्रा का वैल्यू घट जाना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। तो देखिए आपको पता होगा 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, और अब नई जो राजधानी है वो क्या बन गई है, नुसंतारा हो गई है। ठीक है, जो अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो याद रखिएगा ये किसने जीता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो किरण जॉर्ज ने जीता है। किरण जॉर्ज ने क्या जीता है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा ये एक मेल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी। देखिए जब बात करेगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन की बात नहीं करेगा तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, नई दिल्ली होगा। लेकिन जैसे उसमें प्रबंधन जुड़ा है, मैनेजमेंट एकेडमी आपसे पूछ रहा है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका हैदराबाद में है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और जब आपसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी पूछेगा तो हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपको पता है यहाँ जो है तापीय, जिसको एनटीपीसी थर्मल कहते हैं, वो आपका बिजली का उत्पादन ज़्यादा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा ये स्वीकार किया गया था जुलाई के टाइम में, जुलाई 1947 में, और आज़ादी मिल गई अगस्त में। तो मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि पूछ रहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, या माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वेरी गुड आंसर क्या होगा, आचार्य जे बी कृपलानी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ, या माउंटबेटन की बात कर लेते हैं, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली, ठीक है, एटली, ये थे वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो ये होमवर्क है, ये हम लोग को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताता है। मतलब रिसोर्स आपके पास कैसा है उसी के हिसाब से हम उसका आउटपुट बना सकते हैं। अगर दूध है तभी हम अलग अलग किस्म का मिठाई प्रिपेयर कर सकते हैं, दूध नहीं है तो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बताया था महात्मा गांधी ने। किसने बताया था? महात्मा गांधी ने ही बताया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ये भी एम.के. गांधी द्वारा कहा गया कथन है कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है, जो प्रेम भाव है, वो जो है वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ है। तो देखिए, जब बात करें उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसको कि हम प्रेम्बल कहते हैं, उसमें परिवर्तन सिर्फ एक बार हुआ है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें कि टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो अखंडता, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है, पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक से अधिक कितना हो सकता है, या कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से या संविधान के अनुसार से पूरे 1 साल में 2 बार जो है वो बैठक होना अनिवार्य है, और जनरली ये 3 बार बैठक होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो याद रखिएगा, एलोरा महाराष्ट्र में है, और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की मूर्तियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, हिंदू की है, ठीक है। चलें, इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर सेपरेट दे देगा आपको तो आंसर क्या हो जाता है, हिंदू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा। ऑप्शन है लाल कुलवंत, है ना, बंदा बहादुर, मार्केंडे पांडे और रामतनु पांडे। वेरी गुड, आंसर क्या है आपका, रामतनु पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो याद रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्ता आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको भारत शासन अधिनियम कहा गया था, इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्ता थी। इसी के तहत 1936 में चुनाव हुए, और 1937 से 1939 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब तक जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्ता रहा। कई जगह इलेक्शंस हुए, उसके बाद कांग्रेस की पार्टी कई जगह गवर्न भी कर रही थी, लेकिन ये जो सारा का सारा ये 2 साल का सिस्टम था, ये था आपका अधिराज्य के मतलब स्टेटमेंट को, जो कि कांग्रेस ने 1929 में अपनाया था स्वराज, वो नहीं था। अधिराज्य मानकर ब्रिटेन हमारा राजा, या कि ब्रिटेन के संरक्षण में हम लोग ये सारा काम कर रहे थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सबने रिज़ाइन मारा, और फिर तब से हमारा आज़ादी का प्रोसेस चालू हो गया, या संविधान बनने का प्रोसेस, नेगोशिएशंस, फिर क्रिप्स मिशन आया, बेवेल योजना आई, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर माउंटबेटन प्लान आया। बहुत आराम से हम लोग डिटेल में कभी पढ़ेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। तो देखिए, चारों मुद्रा किसी न किसी देश की होगी, है ना, और हम लोग देख लेते हैं म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ठीक है। क्या है को जगह आप कर लीजिए क्यात है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। देखिए, आपको नेगुलट्रम दिख रहा होगा, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। भूटान की मुद्रा क्या है आपका, नेगुलट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है, नेगुलट्रम है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। या हम ऐसा भी कह लेते हैं कि 1858, जबकि ब्रिटेन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारा भारत का पूरा का शासन चला गया, उस समय भी बोला जा सकता है कि पहला जो वाइसराय हैं वो कौन है, क्योंकि गवर्नर जनरल पोस्ट को हटा के वाइसराय बना। दोनों आंसर सेम होगा, ठीक है। और वो आंसर क्या है, वेरी गुड, आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के विद्रोह के समय में भी थे, ठीक है।
भारत का गवर्नर जनरल, और साथ ही साथ जब विद्रोह खत्म हुआ 1858 का एक्ट आया, उसके बाद गवर्नर जनरल पोस्ट हटाकर वाइसराय और भारत सचिव बना, तो वाइसराय भी पहले कौन थे, बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। किससे, शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। क्लियर। और जब बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखेंगे 563 BC में इनका जन्म हुआ है। क्लियर। और जब गौतम बुद्ध की बात आई है तो हम लोग 2-4 बात और जान लेते हैं कि इनका जो घटना है और घटना को हम लोग किस प्रतीक से सूचित करते हैं, वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। जैसे जन्म जो है वो क्या क्या प्रतीक है इनके जन्म का, तो हम लोग कहते हैं कमल व सांड। क्या कहते हैं, कमल या सांड कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लें इनका गृह त्याग, तो गृह त्याग को क्या बोलेंगे, गृह त्याग को क्या बोलेंगे, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग घोड़े से सूचित करते हैं। ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए जब बात कर लेते हैं तो मैंने आपको दिखाया ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री कह लेते हैं। ऊपर आपका ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरता है, और ये आपका मकर रेखा है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, मतलब इस तरह से समझिए। तो ऊपर में जो बच गया वहाँ पर क्या है, कभी भी सूर्य की किरणें जो है ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य का जो किरण है वो पूरे वर्ष भर सिर्फ इतना ही दूर में वेरिएशन आता है। मतलब कभी ऊपर से नीचे गया, जैसे जनवरी के टाइम में नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो उधर आपका सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, और कभी ऊपर आएगा गर्मी के समय में। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे इंडिया में मैप के अकॉर्डिंग जो श्रीनगर है वो क्या है, ऊपर है। तो यानी कि श्रीनगर में कभी भी सन का ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री लंबवत जो है कभी भी किरण नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष मतलब किस दशक में दर्ज किया गया था। तो याद रखिएगा वो दशक था आपका 1911 से 1921, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाजक वर्ष भी कहते हैं। इसी वजह से क्योंकि पॉपुलेशन का क्या है, डिक्रीज हुआ था, पॉपुलेशन की क्या हुई थी, कमी हुई थी। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। जैसे ही नवीकरणीय हो गया तो जंगल नहीं होगा, पशुधन नहीं होगा, लौ एस्क भी नहीं होगा, ये सब लिमिटेड मात्रा में ख़त्म हो जाएगा। जल जो है वो नवीकरणीय है। जल का मतलब याद रखिएगा जैसे समुद्र का वेव कंटिन्यू चलता रहता है ना, तो उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको एनसीआर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, एनसीआर में क्या नहीं आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मथुरा जो है वो आपके एनसीआर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आना चाहिए, कंटिन्यू अगर देख रहे हैं वीडियो को तो 4-5 बार रिवीजन हो चुका है। वेरी गुड। आपका जो है गोदावरी को भारत की क्या वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंजानिया की राजधानी क्या है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं तंजानिया की राजधानी। ऑप्शंस में क्या है, नैरोबी जो केन्या की राजधानी है। क्या है, केन्या की राजधानी क्या होती है, नैरोबी होती है। लुसाका किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा लुसाका राजधानी है जाम्बिया की। किसकी है, जाम्बिया की। फिर बात कर लें काम्पाला किसका है, तो याद रखिएगा युगांडा की राजधानी है काम्पाला। क्या है, युगांडा की राजधानी काम्पाला है। तो अब क्या रह गया, डोडोमा रह गया। तो ध्यान रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। बाकी केन्या की राजधानी नैरोबी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका और युगांडा की राजधानी काम्पाला। ये सब कहीं लिखकर आप धीरे धीरे याद करते चले जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से सेपरेट होता है। फिर हम लोगों ने 9 डिग्री भी पढ़ा था, जहां आपके लक्षद्वीप का 2 जो है वो अलग होता है आइलैंड। फिर 8 डिग्री भी पढ़ा था, जहां मालदीव और लक्षद्वीप के आइलैंड को सेपरेट करता है 8 डिग्री। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से कैपिटल का है क्वेश्चन। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो आपको पता होना चाहिए बोगोटा किसकी है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो याद रखिएगा कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवाद से पीड़ित
का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। किस डेट को? 21 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि भारत में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण। और बुक का क्या नाम है? डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। किससे है? स्वास्थ्य सुधार का संबंध है मिशन परिवर्तन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा, पंचायती राज जो है 3rd टियर सिस्टम का गवर्नमेंट का सिस्टम है, और ये बेसिकली होगा कहाँ? ये राज्य सूची में होगा। कहाँ होगा? राज्य सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। कौन से? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सा अनुसूची है अगर बात करें तो अनुसूची 11वां है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जिसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। दिखता है शिक्षा दिवस और कहीं गलती से सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे, ऑप्शन में मार के आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन गलत, ऑप्शन में है नहीं अवेलेबल, लेकिन ध्यान रखिएगा यह शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं है। तो शिक्षा दिवस बेसिकली मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। किस पे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और ये बेसिकली मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अच्छा, किस साल में इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1888 में। कब हुआ है? 1888 में। और जब 1888 की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को, उनका भी जो डेट ऑफ ईयर है वो सेम है। 5 सितंबर 1988 का जन्मदिन है किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हम लोग साइंस के फिर 25 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है, यानी कि रेडियो तरंगों को वापस लौटा देती है? और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन का ऑप्शंस में देख लेते हैं। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। आंसर क्या होगा? आयन मंडल की वजह से जो है रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस लौटती हैं, और जितना भी हम लोग टेलीफोन पे बातचीत वगैरह करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब आपको पूछ रहा है, गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है, बल्कि क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ध्यान में रखिएगा, नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है, सही है। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है, सही है। पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। पीवीसी जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है, याद रखिएगा, वो थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, यानी कि यहाँ बात कर रहा है रिलेटिविटी। सापेक्षता का मतलब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो किसी पूछ रहा है क्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है, तो किसी वस्तु की लंबाई से हम कंपेयर कर लेते हैं, समय अंतराल से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं या स्पीड के डिफरेंस की बात करते हैं तो एक टाइम इंटरवल को गैप को कर लेते हैं। समकालीनता से कंपेयर कर लेते हैं कि एक ही समय में उसका ग्रोथ क्या था, उस कंट्री का ग्रोथ क्या है। प्रकाश के वेग को जनरली हम लोग सापेक्षता सिद्धांत में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा है, उससे कंपेयर कर पाना बहुत टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है और हीलियम नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये इनफ्लेमेबल है, यानी कि अदाह्य है, मतलब जलेगा नहीं। कौन सा? हीलियम गैस में जनरली आग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम है? अपवर्तनांक का मतलब होता है म्यू मैंने बताया था, μ=c/v होता है। मतलब इनमें से किस में लाइट के स्पीड, यहाँ c का मतलब लाइट का स्पीड है, लाइट के स्पीड के बराबर ही अगर कोई नीचे होगा तभी वैल्यू 1 होगा। तो अल्कोहल में, वायु में, पानी में, मिट्टी, तेल में कहाँ पर लाइट का स्पीड जनरली निर्वात में प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है? तो आंसर क्या होगा? वायु में। अप्रॉक्स क्या होता है? वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो याद रखिएगा, माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। अच्छा, जब बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर कौन सा है? 3 है। आप ए और एल लिखिए, ए का वैल्यू 1 प्लेस वैल्यू और एल का वैल्यू 12, दोनों को ऐड कर लीजिए तो एल्युमिनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा। फोटो सेल का मतलब होता है जो आप सोलर लाइट के लिए जो लगाते हैं पैनल, उसको फोटो सेल बोलते हैं। उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको पूछ रहा है यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा, यूस्टो की नलिका जो है वो कान में स्थित है। कहाँ है, कान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो याद रखिएगा, जब आप बच्चे के बुक 6 और 7 क्लास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक आंख होने पर क्या होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक आंख होने पर जो एरिया है वो कम आपको दिखेगा। ठीक है। सेकेंड, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है वो आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक आंख को बंद करके दोनों उंगली में कोई सामान ले लीजिए और दोनों को टच करना चाहिए तो आप टच नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या है, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब तो सीधा ही बनेगा, और त्रिविम यानी 3D प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुधिर स्कंदन में, यानी कि स्कंदन का मतलब थक्का जमने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है। आई होप सो आपको ये याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। सही मेल आपसे पूछ रहा है, तो ये देखिए सही मेल है, सही पूछ रहा है। हाइपरटेंशन जो है वो बोल रहा है न्यून रक्तचाप, ये आपका गलत है। हाइपरटेंशन से क्या होगा, दिल का दौरा होगा। क्या होगा, दिल का दौरा होगा, बीपी बढ़ जाता है, ये आपका सही है। किरीटाघात, ये भी गलत होगा। और एथीरोस्क्लेरोसिस, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो याद रखिएगा, बीपी बढ़ने से दिल का दौरा होता है, ये सही है। कोई भी क्वेश्चन देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर आप मतलब डिसाइड कीजिए कि क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, इस ऑप्शन को देखिए, अनियत तापी का मतलब है कि उसका तापमान फिक्स नहीं है। तो तापमान फिक्स नहीं है, इसका मतलब चेंज होता होगा। क्यों चेंज होगा, तो देखिए अनियत तापी में क्या होगा, उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। क्लियर हो गया, वायुमंडल के अकॉर्डिंग, यानी कि वायुमंडल में अगर टेम्परेचर ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, उसके हिसाब से टेम्परेचर बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं अनियत तापी। नेक्स्ट है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड, मैंने एक सेट में पढ़ाया था, सिंगल स्ट्रैंडेड क्या आरएनए पढ़ाया था। तो एक सूची का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड और दो सूची का मतलब डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए बोल रहा है, तो ये आपका होगा ए नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा 63 का। एड्स वायरस जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विद्युत नियंत्रित विज्ञापन में, यानी कि सीधा सीधा कि एडवर्टीजमेंट के लाइट में साइन बोर्ड के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए दिखाई दे, किस गैस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग नियॉन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नियॉन जो एक अक्रिय गैस है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं लाइट में। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी कि विष टॉक्सिक की सांद्रता कहलाती है। तो याद रखिएगा, जो टॉक्सिक है वो क्या होता है, समय के साथ बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है, और उच्च स्तरों में जो होता है वो टॉक्सिक बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको बोलेंगे जैव आवर्धन। आवर्धन का मतलब बढ़ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए, एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन में, ताप नाभिकीय संलयन में और परमाणु त्वरण में। तो आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। कहाँ होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताज ट्रेपीजियम जोन, देखिए TTZ, आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा। यह ऐसा जोन है जिसमें ताजमहल के आसपास के कुछ एरिया में, यानी कि कितने किलोमीटर के एरिया में आपको पूछ रहा है कि वहाँ कोई भी तरह का प्रदूषण का प्रोडक्शन यूनिट नहीं हो, हम लोग स्थापित कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो ताज ट्रेपीजियम जोन है उसके तहत 10,400 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर नहीं बोल रहा है, किलोमीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई चौड़ाई जोड़ के मल्टीप्लाई करके, उतना दूरी तक जो है आप किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को नहीं वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि प्रोडक्शन जो क्या करे, पॉल्यूशन फैला है, जिससे ताज का कलर ख़राब हो जाए। चले, कार्बन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता हो
उसे क्या कहते हैं। देखिए आपको कह रहा है तत्काल जो है कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में देखिएगा तो दिखेगा जल रागी। विरागी का मतलब जो कि दूर हटे, और रागी का मतलब जो पास हो, तो यानी कि उसको कहेंगे हम लोग जल रागी कोलाइड। क्या कहेंगे? जल रागी कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा किरणें क्या होती हैं। तो देखिए गामा किरण एक तो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, दोनों दिख रहा होगा, उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण और उत्सर्जित आवेशित किरण। तो याद रखिएगा गामा किरण जो होगा वो क्या होगा, ऊर्जा युक्त किरण होगा, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। वैसे पदार्थ जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं उनको रेडियो सक्रिय कहते हैं, और गामा किरणें क्या है, ऊर्जा युक्त किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 अणु ATP प्राप्त होता है। इसको देखेंगे ATP, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्राप्त होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होगा। तो समुद्र का हम लोग को पता है पानी का जो समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी उसमें नमकीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके खरपतवार में यानी कि उसके आसपास जो घास उगा है किनारे में, उसमें क्या होगा महत्वपूर्ण, तो आयोडीन होगा। क्या होगा, आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समानता 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यानी कि आपको पूछ रहा है कि बच्चों में जो 1 से 3 साल हैं उनमें प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा क्वासियोरकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वासियोरकर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो देखिए जल में ज है, तो याद रखिएगा जाइलम में भी ज है। तो जाइलम द्वारा जो होता है जल वो ऊपर ले जाया जाता है, और जब हम लोग फ्लोएम की बात करें तो मिनरल्स होता है वो ऊपर नीचे द्विदिश होता है, 2 दिशा में होता है, वो फ्लोएम है। और जल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित। ये वापस से मैं आपको बता दूं, जैसे वो आपका मैप के स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं, वो भी इंग्लिश का सिनोनिम था, वैसे कोशिकाओं के अध्ययन को भी हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। और ये भी इंग्लिश भी है, साथ ही साथ GS भी है, ठीक है। साइटोलॉजी, वापस से सॉरी यहाँ ऑप्शन में गलती हो गया हमसे, साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर A में है। साइटोलॉजी में हम लोग सेल के अध्ययन करते हैं, है ना, सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर B की बात कर लेते हैं, H2CO3। क्या है, H2CO3, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिसको कि हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगर अभिक्रिया देखेंगे तो क्या होगा, CO2 + H2O, और क्या बन के तैयार होगा, H2CO3 होगा। क्लियर। तो आई होप सो आप लोग को इस सेट मज़ा आ रहा हो, आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपका कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।